नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड स्पेशल सीरीज़ का स्टैटिक हिस्ट्री का ये थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दूंगा कि लास्ट में हम लोग क्या बात कर रहे थे। कुमायूं और गढ़वाल रीजन में परमार डायनेस्टी का आधिपत्य था। परमार डायनेस्टी का जो आधिपत्य था उसे समाप्त किया नेपाल के गोरखा ने। गोरखाए कुमायूं और जो गढ़वाल डिवीजन है आपका, जो कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र है, वहाँ से परमार डायनेस्टी को उन्होंने उनका साम्राज्य समाप्त किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये देखते हुए परमार डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, जो हरिद्वार पे शासन कर रहे थे, सुदर्शन शाह, उन्होंने ब्रिटिश को आमंत्रित किया इस युद्ध में और ब्रिटिश सुदर्शन शाह की तरफ से गोरखा से लड़े और एक युद्ध हुआ जिसमें गोरखा का जो आधिपत्य था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया गढ़वाल मंडल से या गढ़वाल रीजन से। तो गोरखा इन्वेजन एंड रूल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा डीप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जिस टाइम पर आप कह सकते हैं गोरखा इन्वेजन हुआ था, उतने टाइम पर जो कुमायूं आपका रीजन था, कुमायूं क्षेत्र था, उसका पॉलिटिकल, सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशंस जो थे वो अच्छे नहीं थे। सोसाइटी जो थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी और सोशल हेड्स जो थे उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि हर कास्ट में या हर वर्ण में आप कह सकते हैं 100 से ज़्यादा कास्ट बना दिए गए थे। जनवरी 1790 में हस्तीदल चौतरिया, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, हस्तीदल चौतरिया होगा, इन्हें चौतरिया बहादुर शाह भी कहा जाता था। काजी जगजीत पांडे, कमांडर्स लाइक अमर सिंह थापा एंड सुखीर थापा, इन लोगों के नेतृत्व में जो गोरखा हीरोज थे उन्होंने काली नदी को क्रॉस किया और अल्मोड़ा की तरफ कूच किया। दो रूट्स के माध्यम से, दो रास्ते से ये लोग अल्मोड़ा की तरफ बढ़े। पहला ग्रुप जो था उसने जो रास्ता लिया उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है, झूला घाट वाया सोर टुवार्ड्स गंगोली हाट एंड शेरा घाट। और जो दूसरा ग्रुप था उसने डायरेक्टली प्रोसीड किया अल्मोड़ा की तरफ वाया बिसूंग। इसके बाद फ्रेंड्स, जो गोरखा रूल था कुमायूं रीजन में वो 1790 से लेकर के 1815 तक था। उनके जो सुपरिटेंडेंट थे वो नेपाल में रूल करते थे और छोटे जो प्रोविंसेस होते थे लाइक कुमायूं, वहाँ पर वो सूबेदार या सूबा नियुक्त करते थे, उन्हें गवर्नर भी कहा जाता था। तो इस तरह से जोग मल्ला शाह वहाँ के पहले आप कह सकते हैं सूबा या सूबेदार थे कुमायूं रीजन के। और इसके बाद काजी नार जो थे वो शाही सूबा की तरह अपॉइंट किए गए थे। कुमायूं रीजन को कैप्चर करने के बाद उन्होंने गढ़वाल पर अटैक किया था 1791 में, लेकिन वो वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा गोरखा को। और 1803 में जो गोरखा थे वो अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर सिंह थापा एंड हस्तीदल चौतरिया, उन्होंने दोबारा से गढ़वाल पर अटैक किया और इस बार वो थोड़ा सक्सेसफुल हुए। गढ़वाल किंग प्रद्युम्न शाह फ्लेड फ्रॉम श्रीनगर। गढ़वाल किंग जो उतने टाइम पे थे प्रद्युम्न शाह, वो श्रीनगर चले गए। और 14 मई 1804 को एक बैटल हुआ गढ़वाल किंग प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच में खुदबुरा देहरादून में, जिसकी बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले भी। और इस बैटल में जो प्रद्युम्न शाह थे उनकी मृत्यु हो गई और गोरखा जो थे वो पूरे कुमायूं और गढ़वाल रीजन के ऊपर उनका एकाधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, ये भी हम लोगों ने बात की थी कि जो लास्ट हरिद्वार के शासक थे सुदर्शन शाह, इनके रिक्वेस्ट पर, और प्रद्युम्न शाह के ही एक पुत्र थे सुदर्शन शाह, इनके रिक्वेस्ट पर 1814 में ब्रिटिश आर्मी गढ़वाल रीजन में भेजी गई जिसने गोरखा को हराया और गोरखा स्टेट को लिबरेट कराया या फ्री कराया। इसके बाद फ्रेंड्स, कॉलोनल निकोलस एंड कॉलोनल गार्डनर ने अल्मोड़ा कुमायूं कॉन्कर किया अप्रैल 1815 में। जनरल ऑस्टर लोनी ने 15 में 1815 में मालाओं के फोर्ट को जीत लिया ब्रेव गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं क्रोनोलॉजी के साथ, देख सकते हैं आप। ऑन अप्रैल 27 1815 अंडर अ ट्रिटी बिटवीन कॉलोनल गार्डनर एंड द नेपालीज गोरखा रूलर बामशाह द रेन ऑफ कुमायूं वॉज हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश। तो ये 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर और गोरखा के बीच में एक ट्रिटी हुई। गोरखा रूलर थे बामशाह और इस ट्रिटी के परिणाम स्वरूप जो कुमायूं रीजन था वो ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दिया गया। आफ्टर द डिफीट ऑफ अमर सिंह थापा, अ ट्रिटी वाज साइंड बिटवीन गोरखा एंड द ब्रिटिश ऑन 28 ऑफ नवंबर 1815 इन संगौली
फेमस संगौली की ट्रिटी भी कही जाती है ये। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में संगौली है। The Nepalese were not accepting the Sangoli Treaty. Therefore, in Feb 1816, British defeated the Gorkhas near Kathmandu by invading Nepal. Finally, in March 1816, the government of Nepal accepted the Treaty of Sangoli. तो गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने जब कुमायूं के कैपिटल अल्मोड़ा पर 1790 में कब्जा कर लिया था, तो गोरखा लोगों का जो अटेंशन था वो अब गढ़वाल रीजन की तरफ बढ़ गया। अब उनके अंदर इच्छा हुई कि अब हम गढ़वाल को कॉन्केस्ट करेंगे। पॉलिटिकल कंडीशन उस वक्त गढ़वाल में भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था गढ़वाल उतने टाइम पर। 1791 में हरदेव नाम के एक व्यक्ति के मदद से जो गोरखा लोगों थे उन्होंने गढ़वाल पर अपना अटैक प्लान किया और सबसे पहले उन्होंने लंगूरगढ़ पे अपना आक्रमण किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें सक्सेस नहीं मिली। फाइनली बोला जाता है कि 1804 में गढ़वाल सक्सेस प्राप्त हुई थी गोरखा लोगों को। 1804 से लेकर के 1815 तक वेरियस गोरखा जनरल्स ऑफ गढ़वाल लेड दीज एक्सपीडिशंस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन कुमायूं और गढ़वाल दोनों में मिलिट्री नेचर का था, सिविल नेचर का एडमिनिस्ट्रेशन इनका नहीं था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। और मिलिट्री नेचर का इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इनके जो किंग थे वो बेसिकली नेपाल में रहते थे, लेकिन जो इनके कमांडर्स थे वो इन जो नए कॉन्केस्टेड स्टेट्स एरियाज हैं उन पर राज किया करते थे। और इन कमांडर्स को सामंता सूबा कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। जो गोरखा लोगों के कमांडर थे वो इन छोटे छोटे प्रांतों पर राज करते थे जिनको गोरखा जीत लेते थे। इनका मेन किंग तो नेपाल में ही रहता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स की बात करें तो चंद रूलर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड था उसको इन्होंने कॉपी नहीं किया, इन्होंने अपना एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड बनाया। और आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए वो टैक्सेशन सिस्टम में हुए थे। उसके बाद फ्रेंड्स जो गोरखा थे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन का एक नया मेथड भी स्टार्ट किया। बेसिकली इनका जो एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन था वो स्लेवरी टैक्स सिस्टम और फोर्स्ड लेबर, जिसको विष्टी भी कहा जाता है, उस पर बेस्ड था। ठीक है, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे कुमायूं और गढ़वाल रीजन के लिए। और इसका एक मेन रीजन ये भी था, हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कोई एक, क्योंकि जो हिंदू पीपल थे वो गोरखा को अपने से इन्फीरियर समझते थे और कुमायूं गढ़वाल में तो हिंदू पीपल ही थे। तो अब जब गोरखा वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर वो उनको अपने से इन्फीरियर समझेंगे, इसलिए वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस फॉलो करते थे। और यही मेन कारण रहा है एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन का भी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो किंग था वो राजपूत था। गोरखा रूलर्स जो है दे गोरखा रूलर इज सेड टू हैव बीन अ राजस्थानी राजपूत ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड एट द टाइम ऑफ द सीज ऑफ चित्तौड़, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर सीज किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उनके डिसेंडेंट्स नेपाल भाग गए थे और वहीं पर जाकर के इन्होंने राजपूत डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और बाद में इनके जो रूलर्स थे राजपूत रूलर्स, उन्होंने एक टाइटल ली जिसको शाह कहा गया। शाह का टाइटल इन लोगों ने स्टार्ट किया लेना। तो उत्तराखंड में जो गोरखा लोगों का शासन था वो बेसिकली 1815 तक चलता है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो चंद आप कह सकते हैं जो हिंदू रूलर थे बाद में वहाँ पे उत्तराखंड के, जिनको गोरखा ने हराया था, उसमें से एक ने सहायता मांगी थी ब्रिटिश से, और ब्रिटिश ने आकर के फाइनली इस एरिया को लिबरेट कराया था। गोरखा लोगों से इस एरिया को स्वतंत्र कराया था, गढ़वाल और कुमायूं रीजन को। बेसिकली गढ़वाल को स्वतंत्र कराया था, कुमायूं में ही गोरखा बचे थे। ठीक है, तो गोरखा ने जब उत्तराखंड पर कब्जा किया तो जाहिर सी बात है उनकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होता था उनका। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें उत्तराखंड बेसिकली, तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वो यूज़ करते थे उसमें नेपाल और उत्तराखंड दोनों का मिला जुला एक रूप दिखाई देता था। ठीक है, क्योंकि नेपाल से वो आए थे और उत्तराखंड में पहले से कुछ प्रोसेस एक सिस्टम चल रहा था, तो दोनों का मिला जुला रूप आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। गोरखा लोगों ने उत्तराखंड को कॉन्कर किया था मिलिट्री पावर से। और बेसिकली होता क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो मेन राजा है वो तो नेपाल में रहता था, लेकिन वो अपने एजेंट्स को उन एरियाज़ में नियुक्त करता जाता था जिन एरियाज़ पर उनका कब्जा होता जाता था। ठीक है, जैसे गढ़वाल पर कब्जा हुआ तो वहाँ पर एक एजेंट अपना नियुक्त कर दिया नेपाल के राजा ने। नेपाल को उतने टाइम दोती कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, दोती। तो दोती किंग होते थे वो अपना एजेंट यहाँ पर नियुक्त कर देते थे, और उन्हीं एजेंट्स को सूबा, नायब सूबा या सेनापति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सूबा और सूबेदार वॉज लाइक दैट ऑफ गवर्नर, नायब सूबा एंड सेनापति वर अपॉइंटेड टू असिस्ट हिम। तो मतलब सूबा और सूबेदार को असिस्ट करने के लिए नायब सूबेदार या सेनापति को अपॉइंट किया जाता था, और इन ऑफिसर्स को हर साल ट्रांसफ़र भी किया जाता था।
तो ये इन शॉर्ट वी कैन से दैट गोरखा रूल वॉज अ मिलिट्री रूल. ऑल देयर सक्सेसर्स बिलोंग टू द आर्मी. द गोरखा आर्मी वॉज अ माइटी आर्मी. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इट वॉज थ्रू देयर मिलिट्री पावर दैट दे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग सच अ वास्ट एरिया ऑफ उत्तराखंड. देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ डेली परेड अटेंडेंस एंड ट्रेनिंग इन द गोरखा आर्मी. यूरोपियन ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर ट्रेनिंग के लिए वो यूरोपियन ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे. देयर वर टू टाइप्स ऑफ गोरखा आर्मी. एक तो परमानेंट आर्मी होती थी इनकी और एक टेम्पोररी आर्मी होती थी. जो स्टैंडिंग आर्मी थी इट वॉज अपॉइंटेड बाय गोरखा people only and they were appointed to be deployed at important places. Standing army comprised of two types of soldiers. जो standing army थी दो तरह के soldiers होते थे. एक था आपका जगारिया और एक था आपका धकारिया. तो जगारिया और धकारिया ये standing army के दो टाइप के soldiers होते थे. ठीक है. गोरखा आर्मी वॉज अ वेरी पावरफुल बट द बिगेस्ट ड्रॉबैक वॉज इट्स इनडिसिप्लिन. गोरखा आर्मी पावरफुल तो थी लेकिन जो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन था, मतलब एक बहुत बड़ा जो लूप होल था या ड्रॉबैक था, वो था इनडिसिप्लिन इन देयर आर्मी. दे यूज टू लूट द रेजिडेंट्स ऑफ द प्लेस वेयर दे वर पोस्टेड. मेन वेपन्स ऑफ द गोरखा सोल्जर्स वर खुकरी. खुकरी का इस्तेमाल करते थे. बेसिकली एक छुरा टाइप का होता है और आज के टाइम पर थोड़े समय पहले तक आप देखेंगे बंदूक के आगे जो एक छुरी लगी होती है उसे खुकरी कहा जाता है. एक गोल बिल्कुल चंद्राकार आकार की होती है खुकरी. सॉर्ड, बो, एरो, गन एंड कैनन ये इनके मेन हथियार होते थे. गोरखा सोल्जर्स वर नोन फॉर देयर वेल्योर एंड करेज. तो गोरखा रेजिमेंट आज भी हमारे वहाँ है और आज भी वो खुकरी रखते हैं. इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हमारा गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन द मिलिट्री जस्टिस सिस्टम. गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन आपका मिलिट्री जस्टिस सिस्टम पे बेस्ड था और जो ऑफिसर केस को देखते थे उन्हें विचारी कहा जाता था और एक आर्मी होती थी इन्हें असिस्ट करने के लिए. विचारी को असिस्ट करने के लिए एक आर्मी होती थी एंड विचारी हैड ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी. मतलब इसकी अथॉरिटी के ऊपर किंग का भी कंट्रोल नहीं होता था, राजा का भी कोई कंट्रोल नहीं होता था. द कॉज ऑफ डिस्प्यूट्स वर इस्टेब्लिश्ड थ्रू ओरल इंक्वायरी. ओरल इंक्वायरी के थ्रू आप कह सकते हैं जो डिस्प्यूट्स होते थे वो रिजॉल्व किए जाते थे. और जो विटनेस होता था, विटनेसेस वर एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द बुक ऑफ हरिवंश. तो जो विटनेस होते थे वो ओथ लेते थे हरिवंश के बुक की या किताब की. जस्टिस वॉज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय डिवाइन सिस्टम. दिस मेथड वॉज यूज्ड ओनली व्हेन देयर वॉज अ लैक ऑफ एविडेंस. In Gorkha state, divine justice was administered such as Goladeep, Tarajudeep, Kadhaideep, Jaladeep, Vishadeep, Mandirdeep. उसके बाद फ्रेंड्स इन अ गोरखा स्टेट देयर वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग हार्श पनिशमेंट टू द क्रिमिनल्स. बहुत ज़्यादा कठिन पनिशमेंट दिए जाते थे क्रिमिनल्स को और वो जो पनिशमेंट होते थे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एंड फिजिकल दोनों ही नेचर के होते थे. या तो फिर मॉनेटरी फाइन लगाया जाता था या फिर कोई फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता था. मैक्सिमम पनिशमेंट जो था वो थी आपकी डेथ पेनल्टी या फिर मृत्युदंड. एंड द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ऑफ लिम्स ऑफ द थीव्स वाज आल्सो प्रिवलेंट. जो कि आपने कई बार सुना होगा गल्फ कंट्रीज़ के बारे में भी कहा जाता है कि ऐसा कुछ प्रैक्टिस वहाँ पे भी किया जाता है. टैक्स पॉलिसीज़ की बात करें फ्रेंड्स तो जो गोरखा थे वो जो चंदा रूलर्स के ओल्ड टैक्सेस थे वो तो वो कलेक्ट करते थे. साथ ही साथ इन्होंने कुछ नए टैक्सेस भी इम्पोज किए थे जैसे आपका कुसाही. ये एक टैक्स था जो कि इम्पोज किया जाता था ब्राह्मण्स के ऊपर. आप कह सकते हैं ये टैक्स होता था ब्राह्मण्स के ऊपर. जो ब्राह्मण्स 13 जुलिया से ज़्यादा लैंड ओन करते थे, मतलब 216 नाली से ज़्यादा लैंड जो ओन करते थे उन ब्राह्मण्स के ऊपर ये टैक्स इम्पोज किया जाता था कुसाही. Similarly, in Garhwal or Kumayu region, tax was imposed in the form of fine to punish the women who climbed the terraces. Lakshmi Chand was such a king among the Chanda rulers because of the fear of taxes imposed by him on land. People started planting vegetables by placing soil in the roofs. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लक्ष्मी चंद उन रूलर्स में से एक थे जिनके डर से, मतलब उनके टैक्स वो कहीं टैक्स ना इम्पोज कर दें लैंड के ऊपर, उस डर से जो लोग थे वो अपने वेजिटेबल्स को अपनी घर की छतों पर उगाते थे. वहाँ पर मिट्टी बिछा करके वहीं पर वो वेजिटेबल्स को पैदा करते थे. उनको ये डर रहता था हमेशा कि कहीं लैंड टैक्स से एडिशनल उनसे कोई लैंड टैक्स वसूल ना कर लिया जाए. उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ टैक्सेस हैं जो गोरखा के द्वारा लगाए जाते थे. जैसे पुंगाड़ी है. पुंगाड़ी वॉज अ लैंड टैक्स एंड इट इज़ यूज टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ अबाउट 1.5 लाख रुपीज़ एनुअली. और जो ये टैक्स होता था पुंगाड़ी, बेसिकली इसको कलेक्ट किया जाता था सोल्जर्स की सैलरी को पे करने के लिए. जैसे सैलरी होती थी, जैसे गवर्नमेंट अभी सैलरी देती है, उस वक्त जो गोरखा सैलरी देते थे अपने सोल्जर्स को, तो वो सैलरी कहाँ से अरेंज करते थे, तो ये पुंगाड़ी टैक्स जो था वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं उसमें कलेक्शन बनता था सैलरी के टर्म्स में. उसके बाद फ्रेंड्स सलामी जो था ये भी एक टैक्स था. इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट. टीका भेंट
इट वॉज चार्ज ड्यूरिंग ऑस्पिशियस ओकेजन्स एंड वेडिंग्स। शादी और का अगर अवसर है या फिर अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो वहाँ पर ये टैक्स चार्ज किया जाता था। तिमारी एक टैक्स होता था और इस टैक्स के साथ लोगों को कुछ एडिशनल चार्ज भी करना पड़ता था, जैसे फौजदार को एडिशनली उनको 4 आना देना पड़ता था, या फिर अगर सूबेदार की बात करें तो उन्हें 2 आना एडिशनल देना पड़ता था। 1811 में काजी बहादुर भंडारी और दशरथ खानवी ने इसका रेट फिक्स कर दिया था, तिमारी का रेट फिक्स कर दिया था। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्ज का एक प्रैक्टिस चल रहा था वो तब भी कंटिन्यू रहा। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब ये जो आप फौजदार को 4 आना दे रहे हो और सूबेदार को 2 आना, है ना, टैक्स के फॉर्म में, तो ये तब भी चार्ज होते थे। उसके बाद फ्रेंड्स पगड़ी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स था और आप कह सकते हैं कि एक पर्सन लैंड और प्रॉपर्टी को अगर खरीद फरोख्त कर रहा है, जैसे खरीद रहा है या बेच रहा है, या किसी पर्सन के नाम कोई लैंड है और वो दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करा रहा है, तो फिर उसको ये एडिशनल पगड़ी चार्ज देना पड़ता था। जैसे आज के टाइम पे अगर हम इसे अगर आप आज के टाइम पे आइडेंटिफाई करना चाहें तो जैसे स्टैंप ड्यूटी दी जाती है ना, जब आप ज़मीन वगैरह लिखवाने जाते हो तो आप गवर्नमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, तो वही वो स्टैम्प की पगड़ी थी। इट वाज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। उसके बाद फ्रेंड्स मंगा टैक्स था। इट वाज चार्ज एज अ टैक्स ऑफ 1 रुपी पर यूथ एंड इट वाज कलेक्टेड एज डायरेक्ट टैक्स चार्ज इवन ड्यूरिंग द वॉर। सुवांगी दस्तूर, इट वाज चार्ज ऑन 1 रुपी फॉर ईच बीसी लैंड। और उसके बाद था आपका मेजबानी दस्तूर। मेजबानी दस्तूर जो था इट वाज 2.5 आना, ये टैक्स होता था। सोनिया फागुन, इट इंक्लूड्स ऑल द फेस्टिवल एक्सपेंसेस एंड इट वाज चार्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ बुफेलो एंड गोट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुफेलो और गोट के टर्म्स में इसे चार्ज किया जाता था। तान टैक्स वाज ऑल्सो कॉल्ड क्लोथ टैक्स एंड इट वाज चार्ज फ्रॉम द हिंदू एंड भूटिया वीवर्स। जो हिंदू और भूटिया आप कह सकते हैं वीवर्स होते थे, उनसे ये तान टैक्स चार्ज किया जाता था। उसके बाद इसमें है मिझारी टैक्स। मिझारी टैक्स वाज चार्ज फ्रॉम क्राफ्ट्समैन एंड जगरिया ब्राह्मण्स। जो क्राफ्ट्समैन होते थे या फिर जो जगरिया ब्राह्मण्स होते थे उनसे ये टैक्स लिया जाता था। मारो टैक्स था चार्ज फ्रॉम अ पर्सन हु डिड नॉट हैव एनी सन। अगर किसी व्यक्ति के पास आप कह सकते हैं कोई पुत्र नहीं था या लीगल हायर नहीं होता था उसकी प्रॉपर्टी का, तो आपके ये वाला टैक्स चार्ज किया जाता था, मारो टैक्स। उसके बाद फ्रेंड्स रहता टैक्स था। दिस टैक्स वाज लिवाइड ऑन द पीपल हु हैड फ्लेड फ्रॉम द विलेज। जो लोग विलेज से चले जाते थे, गाँव से चले जाते थे, उनसे टैक्स चार्ज किया जाता था। उसके बाद है आपका बहता टैक्स, जो कि हिडन एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता था। अगर किसी के पास कोई गुप्त सामग्री है या फिर कोई आप कह सकते हैं कि हिडन वेल्थ है, तो उसके ऊपर ये टैक्स चार्ज होता था, बहता टैक्स। घी खारा टैक्स है, जो कि कैटल ओनर्स जो होते थे उनसे चार्ज किया जाता था। मौन कारा है। दिस टैक्स वॉज चार्ज एट 2 रुपी पर फैमिली एंड इट वॉज ऑल्सो चार्ज बाय चंदा रूलर्स। तो जो चंद रूलर्स थे वो भी ये टैक्स लगाते थे, मौन कारा टैक्स, एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड घरी पिच्छी टैक्स भी इसे कहा जाता था, मोनकारा को। उसके बाद जनिया सुनिया टैक्स है। दिस टैक्स हैड टू बी चार्ज्ड व्हाइल आस्किंग द रॉयल सर्वेंट्स अबाउट द ड्यूज। अब फ्रेंड्स से ब्रिटिश से अगर एरा की बात करें तो 1815 में आपको पता है कि एक ट्रिटी साइन हुई थी बाय चौतरिया भामसा, गोरखा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द उत्तराखंड रीजन, और ई गार्डनर, जो कि आप कह सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश। तो इन दोनों लोग के बीच में एक ट्रिटी हुई थी 1815 में, और इस ट्रिटी के अनुसार जो उत्तराखंड था वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया था। गोरखा हैड ऑलरेडी बीन डिफीटेड इन वेस्टर्न उत्तराखंड। ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश्ड ओवर द होल ऑफ द उत्तराखंड। द ब्रिटिश डिवाइडेड इंटायर उत्तराखंड इनटू 2 पार्ट्स। अंग्रेजों ने उत्तराखंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था आपका टेहरी प्रिंसली स्टेट का, दूसरा पार्ट था आपका जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में कंट्रोल में आता था। जो प्रिंसली स्टेट था टेहरी का, आप कह सकते हैं कि जो पनवार डायनेस्टी के फॉर्मर रूलर्स थे उनके डिसेंडेंट्स को ये चलाने के लिए दिया गया था, लेकिन ये भी केवल नाम मात्र के लिए थे। आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट ऑफ टेहरी था उस पर भी इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश का ही था, मतलब एक तरीके की कठपुतली थी ब्रिटिश के हाथ में, ठीक है, जो पनवार डायनेस्टी के रूलर्स थे। तो इस तरह से टेहरी प्रिंसली स्टेट में जो रूल कर रहा था उसका नाम था सुदर्शन शाह। आपको याद होगा पहले हम लोगों ने बात की थी कि सुदर्शन शाह वही रूलर है जब गोरखा लोगों ने आक्रमण किया था गढ़वाल और कुमायूं रीजन पर, तो सुदर्शन शाह ने ही ब्रिटिश को हेल्प करने के लिए बुलाया था, ठीक है। और फिर ब्रिटिश आए और उन्होंने गोरखा को फाइनली भगा दिया वहाँ से, और ब्रिटिश कंट्रोल उत्तराखंड पर इस्टेब्लिश किया, और आप कह सकते हैं उत्तराखंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो जिसने बुलाया था उसको कुछ ना कुछ तो देना ही था, इसलिए ब्रिटिश का जो प्रिंसली स्टेट था, टेहरी प्रिंसली स्टेट, वो इनके अंडर में आ गया, और जो आधा पार्ट बचा था वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया।
1815 एडी से लेकर के 1859 एडी तक सुदर्शन शाह का रूल था उत्तराखंड में, एंड हिज डिसेंडेंट्स रूल इन प्रिंसली स्टेट ऑफ टेरी टिल 1949, 1949 तक इनके डिसेंडेंट्स जो थे वो रूल करते रहे। सुदर्शन शाह के बाद कुछ और रूलर्स आए, तो लिस्टिंग थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग। भवानी शाह हुए, उसके बाद प्रताप शाह है, कीर्ति शाह है, नरेंद्र शाह है और मानवेंद्र शाह। तो आप कह सकते हैं सुदर्शन शाह के बाद ये क्रोनोलॉजी बनती है। उसके बाद फ्रेंड्स जो टेहरी स्टेट था, टेहरी प्रिंसली स्टेट, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हालांकि इनडायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेकिन डायरेक्टली वहाँ पर एक एजेंट ब्रिटिश के द्वारा नियुक्त कर दिया गया था, और आप कह सकते हैं कि कुमायूं रीजन के लिए वही कमिश्नर था। ठीक है। 1825 से लेकर 1842 तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई थी, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर था, लेकिन 1842 के बाद दोबारा से कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया था कुमायूं रीजन के लिए। तो ये एक छोटा सा ग्लिच था यहाँ पर। प्रिंसली स्टेट जो टेहरी का था, इसको फाइनली पंजाब हिल स्टेट एजेंसी में मर्ज कर लिया गया 1937 में, और 1940 आप कह सकते हैं 1937 में 1949 में जो टिहरी प्रिंसली स्टेट था वो आपका इंडिपेंडेंट इंडिया का एक पार्ट बन गया, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में मर्ज हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स 1840 में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना पौड़ी गढ़वाल नाम से। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसका जो हेडक्वार्टर था उसको श्रीनगर से शिफ्ट करके पौड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया गया 1840 में। 1854 में नैनीताल को हेडक्वार्टर बना दिया गया कुमायूं सर्किल का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 1854 में नैनीताल वॉज मेड द हेडक्वार्टर ऑफ कुमायूं सर्किल, एंड फ्रॉम 1854 टू 1891 द कुमायूं कमिश्नरेट कंसिस्टेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमायूं एंड पौड़ी गढ़वाल। तो कुमायूं कमिश्नरेट में दो डिस्ट्रिक्ट थे, कुमायूं और पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद 1891 में जो कुमायूं था उसको दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो अब आप देखेंगे तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस तक हम कह सकते हैं कि यही 3 डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टेंस में बने रहे कुमायूं डिवीजन के। और उसके अलावा जो टेहरी गढ़वाल था, आप कह सकते हैं कि ये प्रिंसली स्टेट का एक फॉर्म बना रहा। 1891 में फ्रेंड्स एक आप कह सकते हैं कि नॉन रेगुलेशन प्रोविंस सिस्टम जो था चल रहा था पहले से, इसको एबॉलिश कर दिया गया स्टेट से, और 1902 में जो उत्तरांचल का रीजन था उसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और औध में मर्ज कर दिया गया। ठीक है। तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और औध में 1902 में आपका उत्तरांचल का रीजन मर्ज किया गया, और 1937 से यही उत्तरांचल जो था ये पार्ट बन गया यूनाइटेड प्रोविंस का। मतलब हम कह सकते हैं 1937 में जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसका एक पार्ट उत्तरांचल भी था, और ये आपको पता है कि जनवरी 1950 में ये उत्तर प्रदेश का पार्ट बन गया। ठीक है। तो ये थोड़ा हिस्ट्री था उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश तक का इसका सफ़र। और उसके बाद फिर आपको पता है कि बाद में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड एक नया स्टेट बना दिया गया। 1904 एडी में आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेट था इसका नाम हिल स्टेट नैनीताल गैजेटर में छपा था। ठीक है। ई गार्डनर आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उत्तराखंड को कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में मिलाने में, और he was appointed as the first commissioner of the colonial region of the Uttarakhand, and he served as the commissioner of Kumayu for very short period of time. इनके बाद GW ट्रेल आए। एक्चुअली he is considered to be the first commissioner of Kumayu, GW ट्रेल, and he was the autocratic administrator. ट्रेल फर्मली स्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड, इसीलिए इनको एक्चुअल और रियल आप कह सकते हैं कमिश्नर, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमायूं रीजन कंसिडर किया जाता है। इन्होंने बहुत सारे जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस किए। इवन जो फर्स्ट लैंड सेटलमेंट था वो इन्हीं के टाइम पर कंडक्ट किया गया था, GW ट्रेल के टाइम पर उत्तराखंड में। स्टेट इंस्टीट्यूशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन धनौल्टी ऑफ उत्तराखंड। सर जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेब्लिश्ड हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी इन उत्तराखंड मसूरी। सर हेनरी रैमसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं एमिनेंट पर्सन थे एज फार एज उत्तराखंड इज कंसर्न। 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा, एंड ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल द कमिश्नर्स अपॉइंटेड इन कुमायूं। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ कुमायूं। ध्यान रखिएगा, जो सर हेनरी रैमसे थे इनको किंग ऑफ कुमायूं बोला गया। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इवन आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो इनके कज़न थे। ठीक है। ही सर्व्ड एज द कमिश्नर ऑफ कुमायूं फ्रॉम 1856 टू 1884, एंड it will not be exaggeration if his period is called the golden age of the British colonial period in Uttarakhand. British colonial period उत्तराखंड में जो इनका टाइम पीरियड था उसे गोल्डन एज भी कंसिडर किया जाता है। और ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ हेनरी रैमसे मैनी रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन उत्तराखंड, स्पेशली इन तराई रीजन। कैनाल, रोड्स एक्सेट्रा वर बिल्ट देयर, एंड एग्रीकल्चर वर्क वर ऑल्सो प्रमोटेड। अगला पॉइंट फ्रेंड्स, द फर्स्ट सैनेटोरियम फॉर द ट्यूबरक्लोसिस वॉज ओपनड एट भोवाली नैनीताल इन कुमायूं रीजन।
ब्रिटिश कमिश्नर्स का कुमायूं में जो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन था वो था आपका गार्डनर, ट्रेल, लैशिंगटन और बैटन। उसके बाद फ्रेंड्स 27 अप्रैल 1815 में आप कह सकते हैं गार्डनर, भामसा, शामू भंडारी, जसमदन थापा, इन लोगों के लीडरशिप में एक ट्रीटी साइन की गई थी ब्रिटिश और गोरखास के बीच में। और इस ट्रीटी के परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं कि जो गोरखा थे उन्होंने कुमायूं को छोड़ दिया और वापस नेपाल चले गए, कुमायूं रीजन को ब्रिटिश कंट्रोल में देकर के, मतलब ब्रिटिश हैंड में आप कह सकते हैं कुमायूं को देकर के जो गोरखा थे वापस नेपाल चले गए। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तराखंड 1857। तो 1857 या 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसे हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में भी काफ़ी आप कह सकते हैं प्रभाव पड़ा इस वॉर के कारण, या आप कह सकते हैं जो आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसका इफेक्ट जो था वो उत्तराखंड में भी गया। जो खान बहादुर खान की आर्मी थी जो कि बरेली के नवाब थे, उन्होंने हल्द्वानी पर कई बार अटैक किया नैनीताल को कैप्चर करने के लिए, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी थी वो वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिल पाई ब्रिटिश आर्मी के मौजूद होने से। और कुछ यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस बने जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट यहाँ पर भी किया गया फ्रीडम के लिए, ठीक है, उत्तराखंड में भी। अब ये अनसक्सेसफुल क्यों रहा, तो उसके कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि गोरखास की उत्तराखंड में जो एक मेमोरी थी, उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन किया था, ऑपरेशन किया था, ये एक कारण था इसका। रैमसे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। जो ब्रिटिश की पॉलिटिकल सोशल पॉलिसीज़ आती थी उत्तराखंड के लिए, ये भी एक कारण है उसकी। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसके कारण जो 1857 का रिवोल्ट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया यहाँ पर। इवन वी कैन से दैट ओनली द ब्रेव लीडर्स ऑफ काली कुमायूं, Kalu Mehra established a secret military organization for the struggle against the British. But due to the conspiracy of the devotees of British Raj, they were raided and a secret military organization of Kalu Mehra came to an end. मतलब जो काली कुमायूं रीजन है वहाँ से एक नाम उठ करके सामने आता है जिसका नाम है कालू मेहरा। इन्होंने एक सीक्रेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर लिया था 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर उत्तराखंड में या फिर कुमायूं रीजन में। लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कि धोखेबाज या फिर कुछ ऐसे लोग जो ब्रिटिश राज के सपोर्टर थे, उनके कारण इनका जो सीक्रेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो उनके सामने उजागर हुआ और उसको ब्रिटिश के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम कालू मेहरा के अलावा आप कह सकते हैं कि आनंद सिंह फुर्त्याल, बिस्ना सिंह करात, माधो सिंह भंडारी, नूर सिंह, कोशा सिंह, ये कुछ और सपोर्टर्स थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे 1857 में। उसके बाद फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिबेटिंग क्लब वॉज इस्टेब्लिश्ड इन अल्मोड़ा इन 1870। डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी और अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत की गई थी, इसका पब्लिकेशन शुरू किया गया था 1871 में बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेस। इट इज़ कंसिडर टू बी द फर्स्ट हिंदी पेपर इन यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस का ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा अखबार जो था यूनाइटेड प्रोविंस का ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। अल्मोड़ा अखबार के बारे में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे इनिशियली स्टार्टिंग में इसकी जो एडिटरशिप थी ये बुद्धि बल्लभ पंत के हाथ में थी और उनके बाद मुंशी सदानंद सनवाल इसके एडिटर बने 1913 तक। अल्मोड़ा अखबार एक न्यूज़पेपर रहा, लोकल सोशल न्यूज़ ये दिखाते थे और 1913 तक ये अपना प्रकाशन करते रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1883 अ मीटिंग वॉज हेल्ड इन अल्मोड़ा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बुद्धि वल्लभ पंत एंड इन सपोर्ट ऑफ इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी 1883 में, ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बुद्धि बल्लभ पंत। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है यहाँ पर, द मेन क्रेडिट फॉर अवेकनिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन देहरादून गोज टू आर्य समाज। देहरादून में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब उजागर करने के लिए या जागृत करने के लिए जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है आर्य समाज को। 1897 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार के कुंभ मेला में पाखंड खांदनी पताका लहराया था। ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1897 में कुंभ मेला हरिद्वार में पाखंड खांदनी पताका को लहराया था। उसके बाद फ्रेंड्स रास बिहारी बोस ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉय थे देहरादून में और यहाँ पर इन्होंने सीक्रेटली एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था। यहाँ पर जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनकी मीटिंग होती थी टैगोर विला में, ध्यान रखिएगा। एंड इट वॉज हियर itself द प्लान वॉज टू थ्रो अ बॉम्ब एट लॉर्ड हार्डिंग वॉज चॉक्ड आउट। ठीक है, तो यहीं पर ये प्लान बनाया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंकने का प्लान था।
1903 में फ्रेंड्स गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था यूथ के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की जो भावना थी उसको बढ़ावा देना। गढ़वाली नाम के एक न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया 1905 में देहरादून से ऑन द बिहाफ ऑफ गढ़वाल यूनियन, एंड द पेपर वाज इनिशियली फोर्टनाइटली, लेकिन बाद में 1913 में ये वीकली न्यूज़पेपर बन गया। 1905 से लेकर के 1911 तक कोई स्पेशल पॉलिटिकल इवेंट उत्तराखंड में नहीं हुआ, लेकिन 1913 में ध्यान रखिएगा जो अल्मोड़ा न्यूज़पेपर था अब ये एक प्योरली नेशनल मैगजीन में तब्दील हो चुका था। 1913 में इसकी एडिटरशिप आ गई थी बद्रीदत्त पांडे के हाथ में। स्वामी सत्यदेव परिव्राजिक ये अमेरिका से अल्मोड़ा है और यहाँ पर आकर के इन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की ताकि लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस की भावना को जगाया जा सके। 1914 में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद्र, बद्रीदत्त पांडे इन लोगों ने मिल करके अल्मोड़ा में 1914 में ही एक होम रूल लीग की स्थापना की। 1918 में ठीक उसी तरह स्वामी विचारानंद सरस्वती इलाहाबाद से यहाँ पर आए देहरादून, और देहरादून में इन्होंने होम रूल लीग की एक ब्रांच का इस्टेब्लिशमेंट किया। 1916 में फ्रेंड्स कुमायूं काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया नैनीताल में, ताकि कुमायूं कमिश्नरेट में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन रिलेटेड मुद्दों को डिस्कस किया जा सके। उसके बाद फ्रेंड्स दो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनमें एक ज्वालादत्त जोशी भी थे। ज्वालादत्त जोशी के साथ ये लोग कुमायूं रीजन में, आप कह सकते हैं कुमायूं रीजन से पार्टिसिपेट किया था इन्होंने सेकेंड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886 में। बंगाल पार्टीशन के बाद आप कह सकते हैं कि जो बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट चला था उसका उत्तराखंड राज्य पे भी बहुत गहरा असर पड़ा था। ह्यूज मास मूवमेंट टुक प्लेस बिटवीन 1911 to 1917 इन अल्मोड़ा, नैनीताल एंड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स फॉरेस्ट पॉलिसी। सरकार की जो वन नीति थी उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था 1911 से लेकर के 1917 के बीच में। लीडर्स ऑफ दिस रीजन लिंक्ड दिस मूवमेंट विद द फ्रीडम मूवमेंट एंड मेड इट मोर वाइड स्प्रेड। अल्मोड़ा कांग्रेस was established in Kumayu region to spread political consciousness in the state and to execute the movement in an organized manner। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। Inspired by Home Rule League movement started by Tilak and Besant in 1914, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद इन लोगों ने एक साथ मिलकर के स्टेट में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी ऑल्सो विजिटेड देहरादून इन 1916। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साउथ अफ्रीका से रिटर्न इंडिया आने के बाद गांधी जी ने देहरादून में विजिट किया था 1916 में। कुमायूं काउंसिल बनाई गई थी फ्रेंड्स 1916 में विद एफर्ट्स ऑफ लीडर्स लाइक गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे एक्सेट्रा टू डिस्कस सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल इशूज ऑफ द स्टेट। Later on, this council started playing an important role in freedom movement, along with the local problems like Kuli Begar, Kuli Utar, Janglat law, settlement law, etc. Council organized protest and meetings against the Rowlatt Act. In 1926, कुमायूं काउंसिल merged with the Congress। 1926 में जो कुमायूं काउंसिल थी वो कांग्रेस के साथ मर्ज कर दी गई थी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी was formed in 1918 by the efforts of barristers मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, and both of these leaders had also participated in the अमृतसर कांग्रेस सेशन of 1919। जो 1919 का सेशन हुआ था अमृतसर में कांग्रेस का, उसमें इन दोनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। उत्तराखंड से लोगों ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया था 1920 में। एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत एंड चिरंजी लाल 40,000 फ्रीडम स्ट्रगल्स और फ्रीडम फाइटर्स ऑफ कुमायूं डिवीजन टुक अ प्लेज नॉट टू ऑफर अ सर्विस एज कुली बेगार ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल द रजिस्टर्स रिलेटेड टू दिस वर शेड इन द रिवर। मतलब इसी के उपलक्ष्य में आप कह सकते हैं 1920 का जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, इसी के उपलक्ष्य में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल की लीडरशिप में 40,000 फ्रीडम फाइटर्स ने कुमायूं डिवीजन में एक कसम खाई थी कि कुली बेगार अब नहीं करना है, और इससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज थे उसको सरयू नदी में बहा दिया गया था। फ्रॉम जून 14 to July 2, 1929 गांधी जी एंड नेहरू हेल्ड सेवरल मीटिंग्स एट प्लेसेस लाइक हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर एंड
कौसानी इन कुमायूं रीजन, wrote the role of Gita. गांधी जी कॉल्ड कौसानी द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौसानी को गांधी जी ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला था। फ्रॉम 16 to 24 अक्टूबर 1929 गांधी जी हेल्ड सेवरल मीटिंग्स इन द गढ़वाल रीजन। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, ऑन जनवरी 26, 1930 एक्सेप्ट द प्रिंसली स्टेट ऑफ टेहरी द ट्राई कलर वॉज होस्टेड एट प्लेसेज इन होल ऑफ द उत्तराखंड एंड सॉल्ट लॉ वॉज broken at many places. Of the 78 satyagrahis who accompanied Mahatma Gandhi from Sabarmati to Dandi, 3 satyagrahis and they were Jyotiram Khandpal, Bhairav Dutt Joshi and Gorkha Veer Khadak Bahadur। ये इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। 78 सत्याग्रही जो थे, आप कह सकते हैं सॉल्ट लॉ को ब्रोक करने में, जो गांधी जी की दांडी यात्रा निकली थी साबरमती से दांडी तक, उसमें 3 लोग उत्तराखंड से भी थे जो कि थे आपके ज्योतिराम खंडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस की बात कर लें या फिर यूपी पीसीएस की या फिर यूपीएससी की, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस इन द ब्रिटिश गढ़वाल वॉज हेल्ड इन 1913 एट दुगाड़ा। द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ Dugada has played an important role in taking all the freedom movements to every nook and corner of the Garhwal. Movements in Dugada were outlined in National Hotel of the freedom fighter Pandit Dhani Ram Mishra. The hotel was an important venue for the freedom fighters till 1942, but now this priceless heritage has been turned into ruins. तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दुगाड़ा सिटी था इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रीडम मूवमेंट में, और गढ़वाल रीजन में हर कोने तक इसने मूवमेंट को पहुंचाया था। और आप कह सकते हैं कि नेशनल होटल जो है, यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो अक्सर मिला करते थे, और 1942 तक ये जो होटल था ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा, एक इम्पॉर्टेंट वेन्यू रहा फ्रीडम फाइटर्स के लिए। लेकिन आज के दिन में आप देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय धरोहर है, आप कह सकते हैं कि जिसका कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता, वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑन 23 अप्रैल 1930 सोल्जर्स ऑफ 2/18 गढ़वाल राइफल्स इन पेशावर refused to open fire on unarmed Afghan freedom fighters led by चंद्र सिंह गढ़वाली। दिस इंसिडेंट इज फेमस इन द हिस्ट्री एज पेशावर कांड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेशावर कांड था वो यही था। 23 अप्रैल 1930 को 2/18 गढ़वाल राइफल्स के जो सोल्जर्स थे उन्होंने पेशावर में अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं अनआर्म्ड अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर गोली चलाने से या ओपन फायर करने से मना कर दिया था। और ये जो आंदोलन था इसको लीड किसने किया था? चंद्र सिंह गढ़वाली ने। ठीक है, तो इसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पेशावर इंसिडेंट, मोतीलाल नेहरू अनाउंस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ गढ़वाल डे थ्रू आउट द कंट्री। इसके बाद फ्रेंड्स 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों के साथ आप कह सकते हैं गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी सोमेश्वर अल्मोड़ा के निकट चनौड़ा में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे कुमायूं काउंसिल एंड फ्रीडम स्ट्रगल। कुमायूं काउंसिल का फ्रेंड्स पहला सेशन जो हुआ था वो अल्मोड़ा में हुआ था सितंबर 1917 में, और इसको प्रिसाइड किया था डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी ने। दूसरा सेशन जो हुआ था वो आपका हल्द्वानी में हुआ था 24 से 25 दिसंबर 1918 में। द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन वॉज तारादत्त गरोला। इसके प्रेसिडेंट थे तारादत्त गरोला। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिल्ली, उत्तराखंड वॉज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 60 पीपल, मोस्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द कुमायूं काउंसिल। After 48 years of publication in 1918, the publication of Almora Akhbar was closed due to its anti-government stand. On 15th of October 1918, Badri Dutt Pandey, with the help of Gurudas Shah, Mohan Singh Mehta, Hari Krishna Pant and Har Govind Pant, established देशभक्त प्रेस and started the publication of weekly magazine called शक्ति। तो मतलब अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद आप कह सकते हैं कि 15th of October 1918 बद्रीदत्त पांडे ने गुरुदास शाह, मोहन सिंह मेहता, हरि कृष्ण पंत और हरगोविंद पंत की मदद से देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी, और इन्होंने एक वीकली मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नाम था शक्ति। एंड दिस वाज द बिगनिंग ऑफ प्योरली नेशनलिस्ट जर्नलिज्म इन विच रेजोल्यूशन वाज पास्ड फॉर द एबोलिशन ऑफ कुली बेगार। कुमाऊं काउंसिल की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है फ्रेंड्स, जैसे रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट नैनीताल ब्रांच में कुमाऊं काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी 31 अगस्त 1919 में।
और यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत और दूसरे बड़े लीडर्स का लेक्चर हुआ था। मजेदा नैनीताल ब्रांच में 7 अक्टूबर 1919 को एक मीटिंग हुई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को काशीपुर में एक स्ट्राइक की गई थी, ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल 1919 को काशीपुर में एक स्ट्राइक हुई थी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, और श्री गोविंद वल्लभ पंत ने रॉलेट एक्ट के जो कमियां थी, फ्लॉज थे, उनको वहाँ पर लोगों के सामने रखा और एक रेजोल्यूशन पास किया इसको रिपील करवाने के लिए। इन प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं अगेंस्ट दिस एक्ट इन अल्मोड़ा सिटी ऑन 7 अप्रैल 1990 आई स्ट्राइक वॉज हेल्ड एंड अ प्रोसेशन वॉज टेकन आउट। 14 अप्रैल को फिर एक प्रोसेशन निकाला गया, आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट किया गया गांधी जी के अरेस्ट पर। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड सेशन ऑफ कुमाऊं काउंसिल वॉज हेल्ड फ्रॉम 22 से 24 अक्टूबर 1919 एट कोट दवार। इसके प्रेसिडेंट थे राय बहादुर, बद्रीदत्त जोशी एंड द रिसिपिएंट आप कह सकते हैं रिसेप्शन प्रेसाइडर वॉज तारादत्त गरोला। कोटदवार सेशन इज रिमेंबर्ड फॉर गुरु ट्रेडिशन एज वेल एज फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जो कोटदवार सेशन था इसको गुरु ट्रेडिशन और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम से या फिर इसके लिए प्रसिद्ध है, गुरु ट्रेडिशन और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। बद्रीदत्त पांडे वॉज नोन एज द लीडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द कुमायूं रीजन। बद्रीदत्त पांडे को आप कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट लीडर माना जाता था कुमायूं रीजन। फोर्थ काउंसिल जो फोर्थ सेशन हुआ था कुमायूं काउंसिल का, ये हुआ था आपका काशीपुर में, जहाँ पर आप कह सकते हैं इससे पहले रॉलेट एक्ट के विरोध में स्ट्राइक हुई थी। तो फोर्थ सेशन हुआ था 21 से 23 दिसंबर 1920 को काशीपुर में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हरगोविंद पंत। पांचवा सेशन कुमायूं काउंसिल का हुआ था टनकपुर में 1923 में। बद्रीदत्त पांडे प्रिसाइडेड ओवर दिस सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अनदर सेशन ऑफ कुमायूं काउंसिल हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मुकुंदी लाल इन 1926 एट गनियन ड्यूली। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड और क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस था एज फार एज उत्तराखंड इज कंसर्न। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस बॉम्बे में कुछ प्रोमिनेंट कांग्रेस वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया स्ट्राइक और प्रोसेशन के चार्ज पर, जिसके विरोध में 9 अगस्त 1942 को आप कह सकते हैं उत्तराखंड में स्ट्राइक्स हुए। 1942 का जो मूवमेंट था इसका उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ अल्मोड़ा में, जहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे जैसे कि हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, देवी दत्त, गंगा सिंह, मनोहर पंत और प्यारेलाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी टेम्पल के प्रेमाइसेस में बद्रीदत्त ने एक पब्लिक अवेयर मीटिंग की, जहां पर उन्होंने एक स्पीच दी और जो सामरिक घटनाएं हैं उनके बारे में लोगों को सूचित किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑन 18 अगस्त 1942 एट अ प्लेस कॉल्ड दिघाट Malla Chowkat, the police opened fire at the public in which 2 persons named Hari Krishna and Hiramani were martyred. 18 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस फायरिंग हुई, आप कह सकते हैं मल्ला चौखट में ओपन पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई जिनका नाम था हरि कृष्णा और हीरामणि। इसके बाद फ्रेंड्स 25 अगस्त 1942 को धामदेव सलम जिसको कहा जाता था अल्मोड़ा में एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर कुछ स्टोन पेल्टिंग हुई पुलिस के ऊपर, जिसके विरोध में या फिर आप कह सकते हैं इसके जवाब में पुलिस ने ओपन फायर किया और इसमें 2 प्रोमिनेंट लीडर टीका सिंह और नार सिंह धनक की मृत्यु हो गई इस कॉम्बैक्ट में। ठीक सलम की तरह 5 सितंबर 1942 को सल्ट रीजन में खुमद एक जगह है जो कि सल्ट कांग्रेस का हेडक्वार्टर भी था, वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी ने ओपन फायर कर दिया पब्लिक के ऊपर, जहाँ 2 सगे भाइयों की हत्या हो गई और जिनके नाम थे गंगाराम एंड खीमदेव। और इन दोनों लोगों के अलावा चूरामणि और बहादुर सिंह ये पहले घायल हुए थे बुलेट फायर के कारण और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत फ्रेंड्स सल्ट रीजन का जो रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट में, इसको ऑनर करते हुए महात्मा गांधी जी ने इसको टाइटल दिया कुमायूं का बारदोली का। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सल्ट रीजन को टाइटल दिया गया कुमायूं का बारदोली। इवन टुडे एवरी ईयर ऑन 5 सितंबर मार्टरीज मेमोरियल डे सेलिब्रेटेड इन खुमद, डाक बंगलो ऑफ नैनीताल एंड चामोरी एंड मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर बर्न ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड बाय द मूवमेंट इन गढ़वाल। इसके बाद फ्रेंड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर ही सदानंद कुकरेती ने एक नेशनल स्कूल खोला था सिलांगी गढ़वाल में,
और देवकी नंदन पांडे और भागीरथी पांडे ने एक साथ मिल करके ताड़ी खेत में एक प्रेम विद्यालय खोला था। 1937 में विद द एफर्ट ऑफ सम फेवरेट डिसाइपल्स ऑफ महात्मा गांधी, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने गांधी आश्रम इस्टेब्लिश किया था चानौड़ा में फॉर द प्रमोशन ऑफ खादी। 2 अक्टूबर 1942 को डिप्टी कमिश्नर ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इंटर्ड द चौनाड़ा आश्रम एंड अरेस्टेड इट्स वर्कर एंड सेंड देम टू अल्मोड़ा जेल। 2 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो चौनाड़ा आश्रम में गए और वहाँ पर जो वर्कर्स थे उनको अरेस्ट करके उनको अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स उत्तराखंड में वुमेंस का भी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट्स। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वुमेंस फ्रीडम फाइटर का नाम आपको पता होना चाहिए, लाइक कुंती वर्मा, पद्मा जोशी, कुंता देवी रावत, दुर्गावती पंत, भागीरथी देवी वर्मा, तुलसी देवी रावत, भिवेदी देवी, भक्ति देवी, भागुली देवी, जानकी देवी, मंगला देवी, रेवाथी देवी, शकुंतला देवी। तो ये कुछ प्रोमिनेंट आप कह सकते हैं वुमेन फ्रीडम फाइटर्स थी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन उत्तराखंड। इसके अलावा विमला, जानकी, भागीरथी, शाकुंतला, सावित्री एंड पद्मा जोशी वर particularly active in Nainital during the salt satyagrah, and at the time of salt satyagrah women like Kunti Verma, Jeevanti, Mangala Revati under the leadership of Bishini Devi Shah hosted the tricolor at the municipal building of the Almoda। मतलब बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में इन लोगों ने एक साथ मिलकर के म्यूनसिपल बिल्डिंग जो थी अल्मोड़ा की वहाँ पर तिरंगे को लहराया था। बिश्नी देवी शाह को आप कह सकते हैं उत्तराखंड में ये शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द उत्तराखंड टू बी जेल्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो बिश्नी देवी शाह हैं इनको फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उत्तराखंड से ये पहली वुमेन थी जिन्हें जेल भेजा गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स वुमेन्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन को सप्रेस करने के लिए फ्रीडम मूवमेंट में 8 फरवरी 1932 में 8 वुमेन्स को स्टेट के मतलब गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जेल में भेजा गया था। जैसे 8 वुमेन को फतेहगढ़ जेल में भेजा गया था, पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेजा गया था और कुंती वर्मा के लिए एक ऑर्डर इशू हुआ था इनको अरेस्ट करने के लिए, अलाइव और डेड मतलब जिंदा है मुर्दा, इन्हें अरेस्ट करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया गया था। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वुमेन एसोसिएटेड विद देश सेवक संगठन अंडर द लीडरशिप ऑफ मालती देवी, विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी एक्सेट्रा caused great damage to the railway property for which these women were sentenced to 15 years of imprisonment। मतलब यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं मालती देवी, विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी, इन्हें 15 साल के लिए जेल में डाला गया था क्योंकि इन लोगों ने रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज किया था और आप कह सकते हैं कि इसी के लिए इन्हें 15 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी। In 1941, Gandhiji sent his foreign disciple Sarla Behn, and who was of English origin and whose farmer name was Hela Behn, to Almoda. She established the Lakshmi Ashram in Kausani along with the spinning weaving. This ashram did the work of preparing women for the freedom movement. Tulsi Devi of Pithoragarh, inspired by Sarla Behn, worked to transform destitute women into self-reliant ones through establishing spinning weaving center and wool cottage industry committee. She used to say don't cry, move forward। मतलब वुमेन्स को आप कह सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करने के लिए ही गांधी जी ने अपने एक फॉरेन डिसाइबल सरला बेन को अल्मोड़ा भेजा। वहाँ पर आप कह सकते हैं इन्होंने लक्ष्मी आश्रम बनाया, इस्टेब्लिश किया कौसानी में, और इनसे प्रभावित होकर के आप कह सकते हैं तुलसी देवी जी इनसे इंस्पायर होकर के इन्होंने भी वुमेन्स को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए काफ़ी काम किया। उसके बाद फ्रेंड्स 2 रियल सिस्टर्स कमला एंड बसंती एसोसिएटेड विद लक्ष्मी आश्रम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय के प्रमोशन में इन दोनों बहनों ने काफ़ी मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए। अनदर फॉरेन डिसाइबल ऑफ गांधी जी मीरा बेन, जस्ट लाइक सरला बेन, आप कह सकते हैं गांधी जी की एक और फॉरेन डिसाइपल थी मीरा बेन। इन्होंने पाशु लोक ऋषिकेश में फाउंड किया एंड मेड एन इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द वुमेन्स अवेकनिंग। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 1931 में परमाल सिंह हायंकी जो छौंदास रीजन के थे पिथौरागढ़ के, इन्होंने उत्तराखंड को नेशनल स्ट्रगल से कनेक्ट किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दिए जाने से और साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद की डेथ से जो कि पुलिस एनकाउंटर में हुई थी फरवरी 1931, पूरा उत्तराखंड नाराज़ था। तो ये कारण है कि उत्तराखंड आप कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर उत्तराखंड ने पार्टिसिपेट किया। 1931 में
एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था यमकेश्वर में गढ़वाल में, जिसके चेयरमैन थे नरेंद्र शास्त्री। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम कह सकते हैं कि नैनीताल में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया 21 मई 1931 को, और इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और पुरुषोत्तम दास टंडन ये दोनों लोग भी प्रेजेंट थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर द पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यमकेश्वर, another political conference organized in Nainital on 21st of May 1931 and in the presence of Gandhi ji and Purushottam Das Tandon. In this, the editors of Garhwal, कृपा राम मिश्रा, जिनको मानहर भी कहा जाता था, और देवकी नंदन ध्यानी एंड जयानंद, these Indians are participated from Garhwal. Women also participated in this conference. Aman Sabha was established in November 1913 Lansdowne with the support of the administration. तो ध्यान रखिएगा, जो अमन सभा थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट से नवंबर 1930 में लैंसडाउन में इस्टेब्लिश की गई थी। एंड इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन अपोजिशन टू द कांग्रेस के अपोजिशन में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इट्स मेंबर्स वर मोस्टली राय साहब, राय बहादुर, लॉयर्स, कॉन्ट्रैक्टर एंड ठोकदार, क्योंकि आपको पता होगा यही लोग ब्रिटिश के फेवर में हुआ करते थे उतने टाइम पर। द पर्पज ऑफ द अमन सभा वॉज टू सेव लैंसडाउन कंटोनमेंट फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। लैंसडाउन कंटोनमेंट को राष्ट्रीय आंदोलन से बचाने के लिए अमन सभा की स्थापना की गई थी। In 1932, movement of boycott for foreign cloth and picketing a liquor shop started from ऋषिकेश। ऋषिकेश से 1932 में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों को बंद करवाना स्टार्ट किया गया। एंड मैनी सागाज वायलेटेड आर्टिकल 140 सेक्शन 144 एंड स्टार्टेड द मूवमेंट। Organized a large political conference in Srinagar, Garhwal in 1932, in which Jawaharlal Nehru and Vijay Lakshmi Pandit was also participated. तो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुआ श्रीनगर गढ़वाल में 1932 में, और इसमें जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित इन दोनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जागृत गढ़वाल संघ, it was established in Garhwal and it started a mass movement against the increased rent of 5 आना and for the construction of the motor roads, which was widely successful. जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना की गई और इसने मास मूवमेंट स्टार्ट किया, जो आपके रेंट के दाम बढ़ा दिए गए थे 5 आना, उसके अगेंस्ट, और कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर रोड। 1935 में आप कह सकते हैं द गोल्डन जुबली ऑफ कांग्रेस वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प इन जोहर। नेहरू जी भी दगाड़ा है 1936 में। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ विद इंथुजियाज्म इन देहरादून एंड कुमायूं इन 1940-41, बट ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ डोली पालकी इन ब्रिटिश गढ़वाल, गांधी जी बैंड इंडिविजुअल सत्याग्रह देयर। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डोली पालकी, Garhwali activities organized a डोला पालकी कॉन्फ्रेंस इन लैंसडाउन ऑन 23 फरवरी 1941। तो डोली पालकी की प्रॉब्लम के चलते ब्रिटिश गढ़वाल में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को बैन कर दिया गया वहाँ पर गांधी जी के द्वारा। एंड इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डोली पालकी का जो प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे जो गढ़वाल एक्टिविस्ट थे उन्होंने डोली पालकी कॉन्फ्रेंस लैंसडाउन में आयोजित किया 23 फरवरी 1941 को। उत्तराखंड में अलग अलग तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू किया जा रहा था 1930 में। इन अल्मोड़ा ऑल्सो द एजिटेटर्स वर फुल्ली एक्टिव एंड देयर आर प्रोसेशंस वर टेकन आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहन जोशी, हुज पर्पज वॉज टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग इन म्यूनसिपल बिल्डिंग। उत्तराखंड में जगह जगह पर एजुटेशन हो रहे थे, प्रोसेशंस हो रहे थे, और आप कह सकते हैं कि मोहन जोशी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनके लीडरशिप में ये काम हो रहा था और इनका मेन जो मोटिव था वो था जो म्यूनसिपल बिल्डिंग थी वहाँ के उसके ऊपर नेशनल फ्लैग को फहराना। दिस डे ऑफ 26 May 1930 बिकेम द डे ऑफ प्राइड फॉर द पीपल ऑफ अल्मोड़ा। सेक्शन 144 वॉज इम्पोज्ड इन द इंटायर सिटी ऑन दैट डे। 26 मई 1930 का जो दिन था वो पूरे अल्मोड़ा के लोगों के लिए बहुत ही प्राउडफुल डे था। इसके बाद फ्रेंड्स पीपल्स मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड है, इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहला मूवमेंट है आपका डोला पालकी मूवमेंट। मेनली ये मूवमेंट चलाया गया था दलित या आर्टिसन वर्ग के द्वारा अगेंस्ट द सोशल सिस्टम एंड इट्स एम वाज टू अचीव द सेम स्टेटस एज द अपर कास्ट ग्रूम्स। इस मूवमेंट से पहले जो आर्टिसन और दलित होते थे स्टेट्स में, दे डिड नॉट हैव द राइट टू सिट इन द डोला पालकी ड्यूरिंग द मैरिज और एनी अदर ओकेजन एंड दिस राइट वाज ओनली मेंट फॉर द अपर कास्ट पीपल। ब्राइड और ग्रूम द बिलोंगिंग to backward or Dalit caste used to go on foot during their marriage. Artisan or Dalit got this right after the movement against the system which was led under the leadership of जयानंद भारतीय around 1930। तो जयानंद भारती के लीडरशिप में मूवमेंट चलाया गया था और इस मूवमेंट से पहले जो दलित होते थे उनको डोली में बैठने की इजाज़त नहीं थी शादी के दौरान, लेकिन शादी आप कह सकते हैं इस मूवमेंट के बाद ये जो प्रथा थी ये समाप्त कर दी गई। इस मूवमेंट से पहले ये जो ट्रेडिशन था सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के लिए था, लेकिन बाद में दलित वर्ग भी इसका लाभ उठाने लगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला मूवमेंट है हमारा कनकता बली वर्सेस करप्शन मूवमेंट। अल्मोड़ा लमगारा के निकट बदियार रायत एक गांव था, वहाँ पर एक प्रथा चलती थी कि बैल के कानों में फ्लोरल्स को फिट करने के लिए एक लोन लिया जाता था वहाँ के निवासियों के द्वारा, किसानों के द्वारा। और बाद में क्या होता था कि जब इनके कानों को काटा जाता था बैलों के, तो लोन का अमाउंट दुगना कर दिया जाता था और जो इंश्योरेंस मनी होती थी उसे भी हड़प लिया जाता था। तो ये एक तरह का करप्शन था। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने अपने आवाज़ को उठाया इस करप्शन के अगेंस्ट में और कनकता बुल को पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर डिस्प्ले किया गया, ले जाया गया एज अ सिंबल ऑफ करप्शन। इवन एक अटेम्प्ट हुआ था कि ये इससे एक कनकता बुल को दिल्ली तक ले जाया गया था। तो ये मूवमेंट जो था इट इज़ ऑर्गेनाइज टू एक्सपोज द करप्शन डन बाय द ऑफिशियल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है कनकता बली वर्सेस करप्शन मूवमेंट। उसके बाद है आपका कोटा खारा आंदोलन। कोटा खारा आंदोलन हम कह सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। द पर्पज ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द लैंडलेस पीपल। जो लैंडलेस पीपल होते थे जिनके पास भूमि नहीं थी उनको लैंड देने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था, कोटा खारा आंदोलन। एंटी अल्कोहल मूवमेंट हुआ था फ्रेंड्स। बेसिकली वुमेन्स जो सफ़र करती थी मेन के अल्कोहलिक नेचर से, उसके कारण ये मूवमेंट चलाया गया था औरतों के द्वारा। आप कह सकते हैं आज़ादी के बाद जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने स्टेट में इस आंदोलन को शुरू किया था। और पर्पज़ क्या था इस आंदोलन का, तो बहुत सिंपल है, ड्रग फ्री उत्तराखंड। एंड इन द व्यू ऑफ द मूवमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट केप्ट ऑन इम्पोजिंग लिकर बैन इन दिस एरिया बिटवीन एंड स्टार्टेड इट अगेन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिकर बैन भी किया इस एरिया में। 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इसकी लीडरशिप अपने हाथ में ली और एक स्लोगन दिया गया, नशा नहीं रोजगार दो, एंड स्प्रेड इट थ्रू आउट द स्टेट। एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट इन 1984 गवर्नमेंट इम्पोज लिकर बैन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्मोड़ा नैनीताल। लेकिन बाद में इस मूवमेंट के खत्म होने के बाद जो लिकर सेलिंग थी वो दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स आया यूनिवर्सिटी मूवमेंट। आज़ादी के बाद स्टूडेंट्स ने अपनी मांगें स्टार्ट की कि भाई हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारे लिए कि यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाए। तो इन द व्यू ऑफ द मूवमेंट एनडी तिवारी ने एक रेजोल्यूशन भी मूव किया, यूनिवर्सिटी रेजोल्यूशन 1955 से 56 में उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। गवर्नमेंट ने प्लान किया एक ओपन यूनिवर्सिटी नैनीताल में बनाने का, लेकिन फिर बाद में जो गढ़वाल रीजन के लोग थे वो एजिटेट करने लगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे रीजन में बनना चाहिए, कुमायूं डिवीज़न में नहीं बनना चाहिए। तो फिर गढ़वाल और कुमायूं के लोगों के बीच में एक तनाव पैदा हो गया यूनिवर्सिटी को लेकर के। दोनों लोग की डिमांड थी, कुमायूं रीजन चाहता था कि यूनिवर्सिटी उसके क्षेत्र में बने और जो गढ़वाल रीजन था वो चाहता था यूनिवर्सिटी उसके क्षेत्र में बने। बाद में एनडी तिवारी ने एक ओपन यूनिवर्सिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रपोजल रखा कि दोनों ही जगहों पर एक एक यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, तो ये तनाव खत्म हो जाएगा। 1973 में इसके मद्देनज़र कुमायूं यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया नैनीताल में और गढ़वाल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया श्रीनगर में। तो इंपॉर्टेंट 1973 में एनडी तिवारी के प्रयासों से कुमायूं यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ आपका नैनीताल में और गढ़वाल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ आपका श्रीनगर में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है कुली बेगार मूवमेंट। ब्रिटिश एरा के टाइम पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वहाँ घूमने के लिए जाते थे उत्तराखंड में, तो वो अपने लगेज को लगेज की ढुलाई का काम करवाते थे, आप कह सकते हैं लोकल विलेजर्स से, है ना, जो ग्रामीण निवासी होते थे उनसे ढुलाई का काम कराते थे। फोर्स्ड लेबर भी आप कह सकते हैं, इसे विष्टि भी कह सकते हैं, बिना पैसे के काम होता था। तो
ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन था। अगर उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो जो गांव के लोकल लोग थे वो उनका सामान ढोते थे। तो इस फोर्स्ड लेबर से वहाँ के लोग तंग आ गए और आप कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट उन लोगों ने वॉइस या आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। एंड इन दिस वे दिस कुली बेगार मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम खव्यादी विलेज अल्मोड़ा। खव्यादी विलेज अल्मोड़ा से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 13-14 जनवरी 1921 में उत्तरयानी का मेला लगा हुआ था सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में। 40,000 फाइटर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने 40,000 फाइटर बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में वहाँ पर एक मूवमेंट हुआ और कुली बेगार या फोर्स्ड लेबर से संबंधित जितने भी रजिस्टर थे या जितने भी कागजात थे, दस्तावेज थे, उसको सरयू नदी में बहा दिया गया और इस तरह से इस इविल प्रैक्टिस का एंड हुआ। ये जो बुरी एक प्रैक्टिस चल रही थी वहाँ पे, इसकी समाप्ति हुई। टेहरी स्टेट मूवमेंट हुआ। पीपल्स मूवमेंट वर स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी इन टेहरी प्रिंसली स्टेट फॉर द डिमांड ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। आपको पता है कि जब अंग्रेजों का शासन आया तो उत्तराखंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट आपका था जिसपे अंग्रेज डायरेक्ट कंट्रोल करते थे और दूसरा पार्ट बनाया गया टेहरी प्रिंसली स्टेट। टेहरी प्रिंसली स्टेट वही है जहाँ पर परमार डायनेस्टी के जो डिसेंडेंट्स थे, है ना, बाद के जो रूलर्स थे, वो इस पर राज किया करते थे। तो बाद में वहाँ के लोगों ने टेहरी प्रिंसली स्टेट से जो राजशाही व्यवस्था है उसको ख़त्म करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया और उनका मानना था कि यहाँ पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो टेहरी स्टेट मूवमेंट का उसे नाम दिया गया इन 1939 विद द एफर्ट्स ऑफ देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सोलंकी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन लोगों के प्रयासों से प्रजा मंडल इस्टेब्लिश किया गया एंड ड्यू टू विच देयर इज एन इनकरेजमेंट इन पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट। देव सुमन स्टार्टेड लीडिंग दिस मास मूवमेंट। देव सुमन ने इसका नेतृत्व करते मास मूवमेंट स्टार्ट किया। सुमन वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन जेल। इनको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया एंड ही वेंट ऑन अ इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक इन May 1944 एंड इट डाइड ऑन 25th of July 1944 आफ्टर एन 84 डे हंगर स्ट्राइक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देव सुमन थे उन्होंने इस मूवमेंट को का नेतृत्व किया और इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और इन्होंने मई 1944 से आप कह सकते हैं कि इनडेफिनिट टाइम के लिए हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल के दौरान ही 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई एंड आफ्टर द डेथ ऑफ देव सुमन, दौलताराम, भोलूराम नौटियाल, नागेंद्र सोलंकी टुक ओवर द कमांड ऑफ द मूवमेंट। द स्टेट वॉज शेकन बाय द कीर्तिनगर मूवमेंट ऑफ द जनवरी 1948। भोलूराम एंड नागेंद्र सोलंकी वर द मार्टरेड इन दिस मूवमेंट। जो कीर्तिनगर मूवमेंट हुआ इसके बाद, देव सुमन के डेथ के बाद, तो आप कह सकते हैं कि इससे पूरा स्टेट हिल गया, आप कह सकते हैं पूरा ब्रिटिश राज्य हिल गया। और इस मूवमेंट में जो 2 इनके लीडर थे, भोलूराम और नागेंद्र सोलंकी, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स से रोड मूवमेंट आया। अराउंड 1940 द पीपल ऑफ गढ़वाल लेड अ मासिव मूवमेंट डिमांडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। इट्स पर्पज वाज टू बिल्ड अ मोटरेबल रोड फ्रॉम गरुड़ा टू कर्णप्रयाग एंड लैंस डाउन टू पौड़ी। लोगों की डिमांड थी कि गरुड़ा से कर्णप्रयाग तक और लैंस डाउन से पौड़ी तक एक मोटरेबल रोड होनी चाहिए। तो रोड के लिए जो मूवमेंट हुआ था 1940 में, उसे हम लोग रोड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स जर्नलिज्म इन उत्तराखंड की। द फर्स्ट न्यूज़पेपर फोर्टनाइटली ऑफ द स्टेट वॉज केम आउट इन इंग्लिश फ्रॉम मसूरी इन 1842 वॉज द हिल्स। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जिनके एडिटर जॉन मैकिनन थे। जॉन मैकिनन का न्यूज़पेपर था द हिल्स। 1842 में मसूरी से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था फोर्टनाइटली। यही सा आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के लिए पहला न्यूज़पेपर भी था। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो उत्तराखंड राज्य के लिए था वो था आपका द हिल्स, याद रखिएगा। और इसके एडिटर का नाम था जॉन मैकिनन। Journalism started by the people of the state in 1868 with the newspaper Samay Vinod published from Jaspur in Udham Singh Nagar district. This paper was published only till 1878. 1878 तक ही ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ और आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेज जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ था 1868 से समय विनोद के साथ। समय विनोद पब्लिश होता था जसपुर उधम सिंह नगर से, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ अल्मोड़ा अखबार, वेरी इंपॉर्टेंट वीकली न्यूज़पेपर था 1871 से 1913 तक। जो इसके एडिटर थे वो थे आपके बुद्धि बल्लभ पंत, लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और 1913 से 1918 तक इसके एडिटर है बद्रीदत्त पांडे। और इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है 1913 से 1918 वाला, इस टाइम पीरियड को माना जाता है कि ये जो अल्मोड़ा अखबार था ये पूरा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बन गया था। उसके बाद फ्रेंड्स द पब्लिकेशन ऑफ गढ़वाली मंथली न्यूज़पेपर स्टार्टेड फ्रॉम देहरादून इन 1905 बाय गढ़वाल यूनियन एंड स्टार्टेड अगेन द कस्टम ऑफ कुली बेगार इन देहरादून इन 1901। जो कुली बेगार सिस्टम था उसके अगेंस्ट ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था गढ़वाली, जो कि एक मंथली न्यूज़पेपर था 1905 में, और ये न्यूज़पेपर जारी किया जाता था गढ़वाल यूनियन के द्वारा।
इसके पहले एडिटर थे पंडित गिरिजादत्त नैथानी, बाद में ये वीकली न्यूज़पेपर बन गया और इसके एडिटर बन गए पंडित विश्वाम्भर दत्त चंदोला 1912 से। चंदोला हैड टू गो टू जेल फॉर द पब्लिशिंग द न्यूज़ ऑफ रवाई इंसिडेंट। रवाई इंसिडेंट को का जो न्यूज़ था उसको न्यूज़पेपर में अल्मोड़ा अखबार में पब्लिश करने के कारण, गढ़वाली अखबार में पब्लिश करने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ गढ़वाली लैंग्वेज वॉज विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति गढ़वाली लैंग्वेज में उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर था एंड विच केम आउट फ्रॉम पौड़ी अंडर द एडिटरशिप ऑफ सदानंद कुकरेती फ्रॉम 1913 टू 1917। सदानंद कुकरेती के एडिटरशिप में 1913 से 1917 तक गढ़वाली लैंग्वेज में जो पहला न्यूज़पेपर था वो आपका था विशाल कीर्ति। आफ्टर द क्लोजर ऑफ अल्मोड़ा अखबार इन 1918, बद्रीदत्त पांडे स्टार्टेड अ वीकली पेपर नेम्ड शक्ति फ्रॉम अल्मोड़ा फ्रॉम 1918 एंड विच कंटिन्यूज इवन टुडे। शक्ति न्यूज़पेपर आज भी आता है। बद्रीदत्त पांडे ने स्टार्ट किया था अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया था। इसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने एक वीकली पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था शक्ति। उसके बाद है फ्रेंड्स स्वाधीन प्रजा, ये स्टार्ट किया था विक्टर मोहन जोशी ने 1930 से। समता मुंशी हरि प्रसाद तमता के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1934 से। पताका बाय सोबन सिंह जीना फ्रॉम 1939। ऑल ऑफ देम वर वीकली एंड यूज्ड टू रन फ्रॉम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से ये सारे न्यूज़पेपर प्रकाशित होते थे, चाहे वो आपके स्वाधीन प्रजा हों, समता हो या फिर आपके पताका हो, ठीक है। और इनके एडिटर्स का नाम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाधीन प्रजा के एडिटर थे विक्टर मोहन जोशी, 1930 में ये जारी हुआ था। समता के एडिटर थे मुंशी हरि प्रसाद तमता, 1934 में ये जारी हुआ था। पताका के एडिटर थे सोबन सिंह जीना, 1939 से ये स्टार्ट हुआ था पब्लिश होना। सारे ही वीकली न्यूज़पेपर थे। 1902 में गढ़वाल समाचार पब्लिश्ड फ्रॉम दुगाड़ा अंडर द एडिटरशिप ऑफ पंडित गिरिजादत्त नैथानी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गढ़वाल समाचार है इट इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम दुगाड़ा अंडर द एडिटरशिप ऑफ पंडित गिरिजादत्त नैथानी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। उत्तराखंड की विभूतियन, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन उत्तराखंड, 2005 में ये बुक लिखी गई थी शक्ति प्रसाद सोलंकी के द्वारा। ही स्टडीड लिंग्विस्टिक्स ऑफ कुमायूनी एंड रोट हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमायूनी डिवीजन, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। तो ये बात चल रही है गंगादत्त उप्रेती की। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हमारा पेंटिंग्स ऑफ कुमायूं। ये लिखी गई थी डॉक्टर यशोधर मथपाल के द्वारा। सेंट्रल हिमालय डॉक्टर MSS रावत के द्वारा। डिस्कवरिंग राजाजी 2008 में लिखी गई थी अंजलि रावी एंड पांडे के द्वारा। द बॉय फ्रॉम लंबाता, ये लिखी गई थी NS थापा के द्वारा। रस्किन बॉन्ड की बुक है बुक ऑफ नेचर, आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा, द रूम ऑफ रूफ, डेज ऑफ इनोसेंस, एक्सेस ऑफ वाटर लाइफ, इंडियन घोस्ट, लोन फॉक्स डांसिंग। तो ये आप कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी भी थी रस्किन बॉन्ड की। उसके बाद फ्रेंड्स क्रीदापात उत्तरांचल 2004 और धरोहर जनपद पिथौरागढ़ 2012, ये लिखी गई थी राजेश मोहन उप्रेती के द्वारा। लोनली फेयर्स ऑफ द बॉर्डरलैंड, ये थी आपकी कल्याण सिंह पंगती की। ट्रांसलेशन ऑफ मेघदूतम इनटू गढ़वाली, मेघदूतम का जो गढ़वाली में ट्रांसलेशन किया गया था वो किया गया था आचार्य धर्मानंद के द्वारा। गढ़वाली ट्रांसलेशन ऑफ गीता, गीता का गढ़वाली ट्रांसलेशन हुआ था पंडित उमादत्त नैथानी, नंद किशोर, धोंदियाल एंड आदित्य राम, इन लोगों के द्वारा गीता का ट्रांसलेशन किया गया था गढ़वाली लैंग्वेज। गढ़वाली डिक्शनरी 2006 में लिखी गई थी, आप कह सकते हैं अरविंद पुरोहित एंड बीना बेंजवाल के द्वारा। उसके बाद वोकेबलरी ऑफ गढ़वाली लैंग्वेज 2010 में लिखी गई थी रमाकांत बेंजवाल के द्वारा। गढ़वाली फोक फेयर अ कल्चरल स्टडी डॉक्टर गोविंद चाटक के द्वारा लिखी गई थी। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक थी अबोध ब्रदर बहुगुणा की। खास ट्राइब ऑफ हिमालयाज, ये लिखी गई थी डॉक्टर DD शर्मा के द्वारा। महाकुंभ ऑफ हिमालयाज नंदराज जत 2008। क्राउड बियर्स विटनेस, स्पार्स गंगा सपने जो सोने नहीं दे, जो सोने ना दें, प्रलय के बीच, शिखरों से संघर्ष, कथा ऑफ माउंटेन। तो ये सारी किताबें लिखी गई थी रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई। एक थी आपकी महाकुंभ ऑफ हिमालय,
फिर आपका नंद राजजात, उसके बाद था क्राउड बियर्स विटनेस, स्पार्स गंगा, सपने जो सोने ना दें, प्रलय के बीच, शिखरों से संघर्ष और कथाज ऑफ माउंटेन्स। तो ये सारे आप कह सकते हैं पुस्तक थी निशंक या रमेश पोखरिवाल की। उसके बाद फ्रेंड्स नंदा के जागर बसंती बिष्ट की थी। एशिया की पीठ पर, यह आप कह सकते हैं प्रोफेसर शेखर पाठक एंड प्रोफेसर उमा भट्ट की थी। दिल्ली की झलक 3 पार्ट में लिखी गई है, चिंतामणि पालीवाल के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ कुमायूं 1937 में लिखी गई है, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल 1928 में लिखी गई है, हरि कृष्णा रातौरी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ टेरी, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड 21 पार्ट में लिखी गई है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चरण के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ हिमालय डॉक्टर मदन चंद्रा भट्ट के द्वारा। न्यू हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ सोर 2007 में लिखी गई डॉक्टर राम सिंह के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत के द्वारा। मल्लाज एंड मिडिवल उत्तराखंड 2004 में लिखी गई चौहान या भट्ट के द्वारा। उत्तरांचल अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन 2005 एंड द ट्रेवलर्स गाइड टू द उत्तराखंड 2009। ये दोनों पुस्तकें लिखी गई केदार सिंह फोनिया के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड मूवमेंट्स इन उत्तराखंड 2006 लिखी गई डॉक्टर योगेश धस्माना के द्वारा। जंगल ट्रेल इन नॉर्दर्न इंडिया 2009 आप कह सकते हैं जॉन हेविट की पुस्तक थी। डून एंड इट्स आर्किटेक्ट 2009 में लिखी गई थी देवकी नंदन पांडे के द्वारा। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन हिमालयाज डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन प्रोफेसर मदन स्वरूप सिंह रावत एंड डॉक्टर दिनेश प्रताप, इन दोनों लोग के द्वारा लिखी गई थी। मसूरी मेडले, ये आपका थी प्रोफेसर गणेश शैली की। विरासतों की खोज पार्ट 3 हेमचंद सोलंकी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड ट्राइब्स जर्नलिज्म ऑफ उत्तराखंड इन फ्रीडम मूवमेंट 2015 जय सिंह रावत के द्वारा लिखी गई। जॉनसर बावर ऐतिहासिक संदर्भ, जॉनसर बावर ऐतिहासिक संदर्भ, ये लिखी गई थी टीकाराम शाह के द्वारा। कुछ और पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य डॉक्टर देव सिंह पोखरिया। उत्तराखंड आंदोलन संस्कृतियों का हिमालय हरिख लखेड़ा। त्रिवेंद्र एक जिंदगी नमः और खैरागृह का सरोज, तो ये लिखी गई थी डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट के द्वारा। मेमोरीज ऑफ देहरादून GRG विलियम्स के द्वारा। होली हिमालयाज ई शर्मन ओखले के द्वारा। गढ़वाल देहरादून गेजिटियर या ब्रिटिश गढ़वाल गेजिटियर अल्मोड़ा गेजिटियर, ये जारी की गई थी HG वॉल्टन के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स हिमालयन ट्रेवल्स 1920 में लिखी गई जोत सिंह नेगी के द्वारा। हिमालयन फोल्केयर तारादत्त गरोला या ओखले के द्वारा लिखी गई थी। हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर। गढ़वाल एंशेंट एंड मॉडर्न, ये आपकी पतिराम के द्वारा लिखी गई। प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तराखंड डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनरेल। गढ़वाल की दिव्यांगत विभूतियाँ, ये लिखी गई थी भक्ता दर्शन के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स आर्कियोलॉजी ऑफ मिडिल हिमालय 1981 में और आर्ट फॉर्म ऑफ मिडिल हिमालय, ये लिखी गई डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग एंड टी टूब्स, ये लिखी गई थी जिम कॉर्बेट की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ओरिजिन ऑफ आर्यंस सेंट्रल हिमालय 1986 भजन सिंह के द्वारा लिखी गई, जिनको सिंह की उपाधि भी दी गई थी। उत्तराखंड में कुली बेगार 1987 में डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स भूटिया ट्राइब ऑफ सेंट्रल हिमालय, ये आपकी शेर सिंह पंगती की पुस्तक थी। और पेंटिंग्स ऑफ विप्रलब्ध नयिका, ये आपकी मोलाराम की थी, जो कि आपके गढ़वाल कलाम से आते थे। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड, आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट्स ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। गोल्डन मास्क ऑफ 5.2 फोर्ट्स have been found belonging to the prehistoric period of from Malari village Chamoli in Uttarakhand. ब्लू कलर्ड रॉक पेंटिंग्स आपको मिली थी हुडली उत्तरकाशी से। 8 कॉपर एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स हमें मिले थे बैंकोट एरिया पिथौरागढ़ से। रॉक पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ फाल सीमा अल्मोड़ा डिपिक्ट्स ह्यूमन इन योगा पोस्चर, तो ये बात भी हम लोगों ने पहले कर रखी है। ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ 14 डांसर्स हैज बीन डन इन रॉक पेंटिंग्स ऑफ कसर देवी अल्मोड़ा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ 14 डांसर्स हैव बीन डन इन रॉक पेंटिंग्स ऑफ कसर देवी अल्मोड़ा। पुराना टेक्स्ट आर द मेन सोर्स ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ द उत्तराखंड।
इसके बाद उत्तराखंड का जो पहला मेंशन हमें मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड रीजन को देवभूमि या फिर लैंड ऑफ गॉड से या फुल ऑफ सागा, लैंड फुल ऑफ सागा से डिनोट किया गया है। वहीं पर अगर अतरैया ब्राह्मण की बात करें तो उसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम से दर्शाया गया है। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है एंड इन दिस रीजन हैज़ बीन कॉल्ड मानसखंड एंड केदारखंड। तो इस बारे में हम लोगों ने बात की थी। वास्ट एरिया फ्रॉम हरिद्वार माया क्षेत्र टू हिमालय इज कॉल्ड केदारखंड, जिसको हम लोग गढ़वाल रीजन के नाम से जानते हैं इन स्कंद पुराण से हमें जानकारी मिलती है। और स्कंद पुराण में ही नंदा देवी माउंटेन से लेकर के कालागिर तक का जो एरिया है इसे मानस खंड के नाम से हम जानते हैं, जो कुमायूं रीजन है आज का। कंबाइंड रीजन ऑफ मानस एंड केदारखंड ऑल्सो कॉल्ड के उत्तराखंड। ब्रह्मपुर एंड खासदेसा इन द पुराण, तो ब्रह्मपुर और खासदेसा नाम से उत्तराखंड को जाना गया है पुराणों में। इन बुद्धिस्ट लिटरेचर जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था हिमावंत, उसमें उत्तराखंड रीजन को हिमावंत बोला गया है। ध्यान रखिए, जब बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है पाली लैंग्वेज का उसमें उत्तराखंड रीजन को हिमावंत नाम से दर्शाया गया है। गढ़वाल रीजन को हेमवत नाम से भी वैदिक पीरियड में हम लोग जानते हैं। उत्तर कुरु हम कह सकते हैं जाना जाता है महाभारत पीरियड में, और केदारखंड पुरानिक पीरियड में जाना जाता है। तो गढ़वाल रीजन के डिफरेंट नाम है डिफरेंट एपिक्स में। आइए एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो गढ़वाल रीजन है आपका महाभारत में उसे उत्तर कुरु के नाम से दर्शाया गया है, वैदिक पीरियड में हेमवत नाम से दर्शाया गया है, और पुरानिक पीरियड में केदारखंड नाम से दर्शाया गया है। पोस्ट पुरानिक पीरियड में जो गढ़वाल रीजन है इसे केदार मंडल के नाम से जाना जाता था। केदार मंडल बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि या खास मंडल। उसके बाद फ्रेंड्स, अलकापुरी वॉज अबोर्ड ऑफ Manu, the first ancestor of human and the capital of wealthy Kubera. Ancient text, in the ancient text, the area between the Alaknanda origin to बद्रिकाश्रम हैज़ बीन कॉल्ड अलकापुरी। अलकनंदा से बद्रिकाश्रम जो है यहाँ तक का जो एरिया है ये अलकापुरी कहलाता था। केदारनाथ हैज़ बीन कॉल्ड ब्रिंगतंग इन एंशियंट टेक्स्ट, केदारनाथ को ब्रिंगतन बोला गया है एंशियंट टेक्स्ट में। वन पूर्वा ऑफ महाभारत देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नी ऑफ पांडवास टू बद्रीनाथ विद लोमश ऋषि। लोमश ऋषि के साथ पांडव की बद्रीनाथ तक की जो यात्रा है उसका मेंशन किया गया है वन पर्वा, जो महाभारत का वन पर्व है उसमें। अकॉर्डिंग टू द वन पर्व ऑफ महाभारत द कैपिटल ऑफ पुलिंदा किंग सुबाहु वॉज श्रीनगर। वन पर्व जो है महाभारत का उसके अकॉर्डिंग पुलिंदा किंग जो राजा होते थे उनकी राजधानी, पुलिंदा राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। उसके बाद फ्रेंड्स, बद्रिकाश्रम एंड कनवाश्रम वर टू स्कूल्स इन द गढ़वाली रीजन इन एंशिएंट टाइम। बद्रिकाश्रम और कनवाश्रम जो था ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स, या आप कह सकते हैं दो स्कूल्स थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गढ़वाल रीजन में, ऐसा एंशिएंट टाइम में टेक्स्ट में लिखा हुआ है। द लव अफेयर ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला इज रिलेटेड टू कनवाश्रम पौड़ी, आफ्टर whom the name of our country Bharat, the same emperor Bharat was born in Kanvashram. Kalidas composed his epic Abhigyan Shakuntalam in Kanvashram. Kanvashram was situated on the bank of Malini river. Ancient time Khas tribe, and they are also called Aryans, predominated in Garhwal region. Buddhism was spread more during this time. तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। कोटद्वार जो था इसको गेटवे ऑफ गढ़वाल कहा जाता था, पहले भी हम लोगों ने देखा है। इन माइथोलॉजिकल पीरियड प्रेजेंट कुमायूं रीजन, जो आज का कुमायूं रीजन है उसको मानसखंड कहा जाता था, अभी हम लोगों ने बात की है। आफ्टर द मैथोलॉजिकल पीरियड जो कुमायूं रीजन है इसको डिफरेंट नामों से जाना जाने लगा है, जैसे कूर्मांचल, कूर्मा प्रस्था, कूर्मा पीष्ठ, कूर्मागिरी, कूर्माग्रह या फिर कुमायूं ग्रह। द मैक्सिमम मेंशन ऑफ कूर्मा रीजन, कुमायूं रीजन इज इन द स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में सबसे ज़्यादा बार इसका उल्लेख किया गया है कुमायूं रीजन का। द रेजिडेंस ऑफ यक्षास इज कन्फर्म्ड बाय जखन देवी टेम्पल ऑफ अल्मोड़ा। तो कुमायूं रीजन में यक्ष रहते थे, इसको कंफर्मेशन कौन देता है? जो जखन देवी टेम्पल है अल्मोड़ा का, वो इस बात का कंफर्मेशन देता है। Buddhism was propagated in Kumayu region during the time of Khas tribe. Inscription have been found from places like Kalsi, Lakhmandal, Siroli Mandal, Mana, etc. Asek, Gomitra, Haradatta, Shiv Datta, etc. are the names of the Kunin rulers on the coins of Almoda. Almoda से जो सिक्के प्राप्त हुए उसमें इन कुनिन रूलर्स के नाम मेंशन है। An inscription of Prakrit language and Brahmi script has been found from Kalsi of Dehradun, which is of Asoka period. अशोक के टाइम का एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है कालसी देहरादून से, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड, द इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लखमंडल बिलोंग्स टू द प्रिंसेस ईश्वरा। त्रिशूल इंस्क्रिप्शन विच हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम गोपेश्वर एंड बाराहात। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ कार्तिकेयपुर रूलर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम पांडुकेश्वर, कंदारा, चंपावत एंड बैजनाथ। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए आप लोग।
द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर टू रूल उत्तराखंड वॉज कुनिंदा डायनेस्टी। कालसे इंस्क्रिप्शन कन्फर्म दैट कुनिंदाज वर द फ्यूडिटरी ऑफ द मौर्य। कालसे इंस्क्रिप्शन इस बात की पुष्टि करता है कि जो कुनिंदाज थे दे वर द फ्यूडिटरी ऑफ मौर्य। अमोघ भितु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुनिंदा डायनेस्टी। कुनिंदा डायनेस्टी का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर था उसका नाम था अमोघ भूति। उसके बाद फ्रेंड्स, आफ्टर द डेथ ऑफ अमोघ भूति द फर्स्ट सेंचुरी BC द रीजन वेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ साकाज। प्रिवलेंस ऑफ साका एरा इन द कुमायूं रीजन एंड द सन टेम्पल ऑफ अल्मोड़ा अटेस्ट टू द डोमिनेंस ऑफ साका इन दिस रीजन। जो सन टेम्पल है अल्मोड़ा का, ये इस बात की पुष्टि करता है कि इस रीजन में शाकों का आधिपत्य था। आफ्टर द शाकाज कुशान हैड कंट्रोल ओवर द तराई रीजन ऑफ द स्टेट। तराई रीजन जो था आपका, उस पर शाक के बाद कुशानों का आधिपत्य हो गया था। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी मुखारिस ऑफ कन्नौज हैड कैप्चर्ड उत्तराखंड। कुशान के बाद आप कह सकते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी जो मुखारिस थे कन्नौज के, उन्होंने उत्तराखंड पर कब्जा कर लिया था। आफ्टर मुखारिस द पावर ऑफ वर्धाना डायनेस्टी और हर्षा डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड ओवर द उत्तराखंड। हुएन सेंग ने उत्तराखंड में ट्रेवल किया था हर्षा के पीरियड में। ही कॉल्ड द रीजन एज पोलिहिमोपुलू, जिसको ब्रह्मपुर के नाम से भी हम जानते हैं। हुएन सेंग कॉल्ड हरिद्वार एज मोयुलू, जिसको मयूरपुर के नाम से हम जानते हैं। कार्तिकेयपुर और कत्यूरी डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी। जो कार्तिकेयपुर या जो कत्यूरी डायनेस्टी थी, इसको आप पहला हिस्टोरिकल डायनेस्टी कह सकते हैं उत्तराखंड राज्य के लिए। सो फार एज टोटल 8 इंस्क्रिप्शन ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी हैज बीन फाउंड हुज स्क्रिप्ट इज कुटीला। 8 इंस्क्रिप्शन कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के प्राप्त किए गए हैं अब तक, जिनका स्क्रिप्ट क्या है, कुटीला स्क्रिप्ट में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक बार उनको मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहला आपको ये याद रखना होगा, जो कार्तिकेयपुर किंग थे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी, ठीक है। आदि शंकराचार्य आप कह सकते हैं कि केदारनाथ गए थे 820 AD में, और इसके बाद वहाँ पर चंद डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ सोमचंद, है ना। तो आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि सोमचंद का नाम के आगे चंद लगा हुआ था, तो इसीलिए जितने भी रूलर सब आएंगे उन्होंने अपना सरनेम चंद बता दिया, अपने सरनेम के आगे उन्होंने चंद लगा दिया, ठीक है। और इसीलिए चंद डायनेस्टी का नाम भी इसी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। A ruler named Ashok Chala of Nepal invaded and captured Kumayu in 1191 AD। 1191 AD में नेपाल का एक रूलर था अशोक चाला, उसने कुमायूं रीजन पर कब्जा कर लिया था। भारती चंद अटैक्ड एंड डिफीटेड नेपाली रूलर एंड लिबरेट कुमायूं फ्रॉम देयर डोमिनेशन। तो भारती चंद ने उन नेपाली शासकों के ऊपर अटैक किया और जो कुमायूं रीजन है उसको दोबारा से लिबरेट कराया। ये वाला पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का राजा था फिरोज शाह तुगलक, उसने ज्ञानचंद्र को गरुड़ा की उपाधि दी थी, इसलिए इन्हें गरुड़ा ज्ञानचंद्र के नाम से भी जाना जाने लगा था इसके बाद, जो कि चंदा डायनेस्टी के एक रूलर थे। इसके बाद फ्रेंड्स, चंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था आपका महेंद्र चंद। मल्ला महल फोर्ट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ अल्मोड़ा सिटी वॉज बिल्ड बाय रुद्रचंद। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मल्ला महल फोर्ट सिचुएटेड है अल्मोड़ा सिटी के बिल्कुल सेंटर में, इट वॉज बिल्ट बाय रुद्रचंद। प्रेजेंट रुद्रपुर सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय रुद्रचंद। और लाल मंडी फोर्ट जो है आपका, इट इज़ लोकेटेड इन पल्टन बाजार ऑफ अल्मोड़ा एंड इट वॉज बिल्ड बाय कल्याण चंद्र। खगमारा फोर्ट लोकेटेड इन द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड इट वॉज बिल्ट बाय राजा भीष्मचंद। बाणासुरा फोर्ट जो था आपका, इट इज़ लोकेटेड ऑन द लोहाघाट देवीदुरा रोड ऑफ चंपावत। चंद्रपुरगढ़ 688 AD में कनकपाल जो कि सन इन लॉ थे गढ़ी राजा सोनपाल के, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ परमार डायनेस्टी एंड विच बिलोंग टू द गुर्जर लीनियज। परमार डायनेस्टी आपकी 688 से 1949 AD तक रही। पहले भी हम लोगों ने बात की है कि टोटल 60 रूलर्स हुए हैं। 37th रूलर जो थे वो अजय पाल थे। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं, जैसे 42nd रूलर जो थे वो आपके सहज पाल थे एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ परमार रूलर। ही वॉज कंटेम्प्रेरी परमार रूलर ऑफ एम्परर अकबर। अकबर के ये आप कह सकते हैं समकालीन थे सहजपाल, जो कि 42वें रूलर थे। इसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 14 मई 1804 को लास्ट बैटल वॉज फॉट बिटवीन गोरखा एंड गढ़वाल रूलर प्रद्युम्न शाह एट खुदबुरा मैदान ऑफ देहरादून एंड इन विच प्रद्युम्न शाह वॉज मार्टरेड। प्रद्युम्न शाह की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आप कह सकते हैं गोरखा रीजन ने एनेक्स कर लिया था ईस्टर्न गढ़वाल को, ठीक है, फ्रॉम सुदर्शन शाह। एंड आफ्टर द किंगडम वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, गढ़वाल किंग सुदर्शन शाह शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम श्रीनगर टू टेहरी इन 1815।
तो ये पॉइंट्स भी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश को आमंत्रित किया गढ़वाल को लिबरेट कराने के लिए, और बाय अप्रैल 1815 आप कह सकते हैं ऑन 20 अप्रैल 1815 ट्रीटी ऑफ संगौली के साथ या ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ जो ब्रिटिश थे उन्होंने गोरखा रीजन को जो गढ़वाल रीजन है उसको गोरखा से आप कह सकते हैं स्वतंत्र करा दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फ्रेंड्स ड्यूरिंग द कुमायूं यात्रा गांधी जी स्टेड फॉर द सम टाइम इन कौसानी बागेश्वर। 12 दिन के लिए गांधी जी यहाँ पर रुके थे और जो गीता का रोल था उसको अनासक्ति योगा के नेम के अंडर उन्होंने लिखा था। कौसानी वॉज कॉल्ड बाय गांधी जी एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कौसानी को गांधी जी के द्वारा इंडिया का स्विट्जरलैंड बोला गया था। 1930 में 78 जो साल सत्याग्रही थे गांधी जी के, उनमें 3 पीपल उत्तराखंड से भी थे जिनका नाम था ज्योतिराम खंडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली का टाइटल महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।